8. पहाड़गंज के घटिया होटल मालाबार के रूम नंबर 108 का दरवाजा खुद अथर ने खोला। वो बस कच्छे में था। उसका मुंह एक तरफ से सूजा लग रहा था। उसकी रिब्स के पास भी कुछ लाल निशान बने थे। मैं अंदर घुसा और चिल्लाया, अबे क्या कांड कर दिया तूने? एक सिंपल सा काम भी तूने। मेरा सेंटेंस मुंह में ही रह गया। बेड पर मोनू लेटी हुई थी। चादर ओढ़ने के बाद भी उसकी आधी नंगी पीठ तो मैं देख ही रहा था। मैं और चिढ़ गया, तुम लोग साले बहनचोद अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? भाई जो तू देख रहा है वो सच नहीं है। और ये तुम लोगों से क्या मतलब है तेरा? हाँ, श्रेया ने भी कुछ किया क्या? ये साला इतनी जल्दी मेरी टोन पकड़ लेगा, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मैंने अपनी गुस्से वाली एक्टिंग कंटिन्यू की। उसकी बात तो मैं बाद में करूंगा। अभी तो ये बता साले कि तुझे इसको हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए भेजा था या इसके साथ होटल में ढक्की टिक्की करने के लिए? भाई भाई प्लीज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू बैठ और मुझे टी शर्ट पजामा दे। मैं कपड़े पहनकर तुझे पूरी बात बताता हूँ यार। ले पकड़। मैंने झोला उसको दे दिया। फिर याद आया कि बुक भी उसी में थी। मैंने बुक निकाली। वो टॉयलेट चला गया। मैं पढ़ने बैठा। पार्थिव, तू है क्या? पार्थिव नहीं हूं मैं, पार्थिव हूं। हाँ बोल, मैं ही हूं। अच्छा हुआ तू उठ गई। मैंने बुक साइड में रखी। कल तो तू क्या बकचोदी कर रही थी? प्रेग्नेंट हूं, मुझे चीट किया है, अथर्व हरामी है, कुत्ता है, सुअर बहन का। तब तक अथर्व आ गया। ओ भाई भाई भाई, इतना कुछ नहीं बोला इसने। तुझे क्या पता इसने मेरे सामने तेरी कितनी बुराई की है? मैंने एवं ही ब्लफ खेल दिया। अथर्व ने मोनू को घूरा। मोनू ने सीने तक चादर खींच ली और अपनी गर्दन टच करती कसम खाने का इशारा करने लगी। तू कसम बाद में खाइयो, पहले कपड़े पहन। लाज शर्म कुछ है कि नहीं? मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब अपने बाप की टोन में बोल दिया। पर मोनू तो और कमीनी। इसने हम दोनों की परवाह ही नहीं की और अपने क्लोब्स हिलाती तकिए के पीछे से टी शर्ट निकालकर पहनने लगी। मेरी आंखें फटी रह गईं। मैंने अथर्व की ओर देखा। भाई ये नॉर्मल है क्या इसका? हाँ यार, उसको बॉडी दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कहना है कि बॉडी इज जस्ट अ बॉडी, फिर चाहे वो किसी आदमी की हो, औरत की हो या फिर किसी जानवर की हो। और सिडक्शन देखकर नहीं, फील करने से आता है। खैर छोड़ इसकी बकचोदी। कल सुन क्या हुआ। मैं अल्टी पल्टी मारकर अथर्व की कहानी सुनने बैठ गया। हुआ ये कि कल शाम को जब मैं इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए घर से निकला था ना, तो उसके बाद हम लोगों ने ऑटो ली। और जैसे ही हम लोग ऑटो में बैठे और बस मेन रोड पे पहुंचे ही थे कि मुझे मेरी बाइक दिखी। तेरी बाइक? वो बाइक जो तूने अंबाला के पास से खो दी थी? अबे खोई नहीं थी साले, चुरा ले गया था कोई। और जैसी वो बाइक मुझे दिखी ना, तो मैंने ऑटो वाले से तुरंत कहा कि भाई इसके पीछे चल। तो फिर ऑटो वाला बोला कि मैं पैसे भी उसी हिसाब से लूंगा। फिर मैंने कहा तू चल, तो ये बाइक मेरी है, अगर मिल गई ना तो तुझे तेरी लाइफ की सबसे बड़ी पेमेंट मैं दूंगा। तू श्योर है वो तेरी बाइक थी? तुझे अपनी बाइक का नंबर तो याद है ना? DL। अबे ओ, बाप को मत सिखा, याद है? ठीक है। हाँ वैसे उस बाइक की नंबर प्लेट अलग थी। फिर कहाँ से तेरी बाइक हुई? अबे सुन, मुझे अपनी बाइक को पहचानने के लिए नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। अबे तू आगे तो सुन। हाँ, तो फिर हमने उसका पीछा किया तो उस पे 3 लोग बैठे थे। और मुझे तो इस बात पे भी भरोसा था कि साले आगे जाकर कहीं ना कहीं ट्रैफिक वालों के चक्कर में जरूर पड़ेंगे। लेकिन किसी भी मामू ने उन्हें रोका नहीं। वो सीधे पहाड़गंज आ गए और इसी होटल में उन्होंने रूम लिया और बाइक अंदर पार्क कर दी। फिर तेरे पास बाइक की चाबी थी? अरे भाई यही तो मिस्टेक हो गई मेरे से। वो रोके के चक्कर में ना उस दिन मैंने कार्गो बदली, तो उसी में मेरी बाइक की चाबी रह गई। अब मेरे पास चाबी तो थी नहीं, पर लोकेशन पता लग गई थी, तो मैं इसको लेकर सीधा हॉस्पिटल चला गया। अच्छा, फिर इसको एडमिट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये चूतिया है, चूतिया, 1 नंबर की घोंचू है। मोनू अथर्व की बातों पर हंसने लगी। मैं उल्लुओं की तरह दोनों का चेहरा देखने लगा। एक्चुअली ना, मैंने जिस क्लिनिक से टेस्ट करवाया ना जालंधर में, वो थोड़ा शैडी था। उन्होंने मुझे कह दिया कि मेरे पेट में कुछ है और इसका ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। तो मैं समझी कि ये भूतनी दे अबॉर्शन नहीं कर सकते। यहाँ टेस्ट कराया तो कहते ने कि टिड में मेरा मतलब पेट में एक गांठ बन गई है और धीरे धीरे ट्यूमर बन सकती है। अरे बाप रे, इसी को तो कैंसर कहते हैं। फिर ये यहाँ क्या कर रही है? इसको एडमिट क्यों नहीं करवाया? अथर्व ने स्माइल करती मोनू की तरफ इशारा किया। अबे इसी से पूछ ले, मैंने तभी तो इसको चूतिया कहा। इसमें चूतिया वाली की गल? मैं कोई सरकारी हॉस्पिटल जा थोड़ी ट्रीटमेंट करवाऊंगी। मेरे जालंधर में एक तो बड़े एक हॉस्पिटल है, उनसे करवाऊंगी। पैसे दी कमी थोड़ी है। मैंने अपना सर पीट लिया। कौन इस बेवकूफ को समझाता कि दिल्ली का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो भी गंगाराम 10 प्राइवेट पर भारी था।
पर फिर ठीक भी लगा। अगर ये यहाँ ट्रीटमेंट करवाती तो मेरे और अथर्व के घंटे लग जाते। अबे इसकी छोड़ यार, तू आगे तो सुन कि हुआ क्या। हाँ, तो जब इसने बोला ना कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, तो उसके बाद मैं इसको लेकर यहाँ पे आ गया और फिर एक रूम मैंने भी ले लिया और इसी बहाने उन तीनों को अपना दोस्त बताकर वो रिसेप्शन वाले से पूछ लिया कि उनका कमरा नंबर क्या है। तू अकेला उन 3 लड़कों से चाबी मांगने जाने वाला था? अबे नहीं यार, मैं तो ये सोच रहा था कि सुबह तुझे बुलाऊंगा और कॉलेज से कुछ लड़कों की हेल्प लूंगा और तब तक मैं नजर रखूंगा कि कहीं वो साले भाग न जाएं। पर क्या उन्होंने तुझे नजर रखते ही देख लिया? अबे तू ज्यादा हंस मत। यही अभी किसी लड़की के साथ हुआ होता ना तो तुम सब मोमबत्ती लेकर इंडिया गेट घेर लेते। मोनू के हंसने पर जैसे अथर्व ने उसे डांटा, मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहता था। ओह तेरा मतलब है उन्होंने तुझे ही पेल दिया? अरे वो भोसड़ी का रिसेप्शन वाला था ना, वो उन तीनों का दोस्त था। साले ने बता दिया कि उनका कोई दोस्त आया था जो रूम नंबर 108 में रुका हुआ था और उसके बाद मेरा डोर नॉक हुआ और जब मैंने खोला तो सामने 2 लंबे चौड़े हरियाणवी लड़के खड़े थे और फिर उन्होंने मुझे बाहर खींच लिया और तीसरे साले ने मेरी पैंट ही उतार दी। ओ भैंस की टांग! फिर तुझे रूम में ले गए? अबे नहीं बे, मुझे रूम में नहीं ले गए, मुझे लॉबी में ही गिरा दिया और जब मैं चिल्लाने लगा ना तो हरामी साले राक्षसों की तरह हंसने लगे। थैंक यू बोल रब जी को कि तुझे रूम में नहीं ले गए, वरना मैं कैसे आती। हैं? तूने भी उन तीनों को ज्वाइन कर लिया? नहीं हो एक कंजर, मैं तुझे प्रोस्टिट्यूट लगती हूँ। मैं और अथर्व एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों में हंस लिए। मैंने तो इसको बचा लिया। यहीं बेड के नीचे एक डंडा रखा था, वही मारे 2 बैन के लोटे भाग गए। अरे मैं तो बच गया यार, पर बाइक निकल गई, अब कभी नहीं मिलेगी। पहाड़गंज में एक टाइम बंदर बहुत आते थे, इसलिए हर होटल वाले या फैमिली वाले अपने घर में 3-4 डंडे जरूर रखते थे। अब बंदर तो लापता हो गए, पर डंडे पलंग के नीचे रखे रह गए। तो फाइनली तू बच गया। तेरी इज्जत लुटने से बच गई और इधर मोनू भी प्रेग्नेंट नहीं निकली, तो तूने सोचा लाओ एक ट्राई और मार लेता हूँ, क्या पता इस बार प्रेग्नेंट हो जाए। चुप होए, मैं कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, एक बात। दूसरी बात, अथर्व ने मैनू टच भी नहीं किया। अच्छा, फिर तो हेलन बनी क्यों सो रही थी? कौन हेलन? मैं इतना ही सोती हूँ, तूने देखा तो है, मुझे देख देख के आहें भरता था तू। मेरा बाप अक्सर मुझे या अथर्व या किसी को भी आधे कपड़े में देखता तो हेलन कहता था। वो तो मुझे अभी 2 साल पहले पता चला कि ऐसी कोई एक्ट्रेस थी। मोनू की एक टेंशन दूर हो गई थी तो वो अब फुल मजे लेने के मूड में थी। इसका रिटर्न टिकट काट। अबे ऑलरेडी कर दिया है मैंने, दोपहर की ट्रेन से ये जा रही है, चूतिया। दोपहर? तब तक क्या हम इसकी चौकीदारी करेंगे? अथर्व का कहना था कि वो ऐसे मोनू को अकेला किसी होटल में छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने रात में इतने हंगामे के बाद भी मोनू की बैकलेस पीठ को टच भी नहीं किया था। वो श्रेय के लिए परेशान भी था। वो ऑफिस भी ज्वाइन करना चाहता था। इनफैक्ट उसने तो हमारे बॉस मनोज कुमार को फोन करके बोल भी दिया था कि फैमिली इमरजेंसी की वजह से वो पोस्ट लंच ही ज्वाइन कर पाएगा। अचानक से मेरा लंपट दोस्त इतना जिम्मेदार और ईमानदार बन रहा था, ये बात मुझे खराब लग रही थी। अथर्व जैसे अगर सीधे रास्ते पर चलने लगे तो पार्थिव जैसों की क्या वैल्यू रह जाएगी? फिर इतनी सारी लड़कियों का क्या होगा जो अथर्व जैसे लड़कों को देखकर ही सांस ले रही थी? ऐसे ही ढेर सारे फालतू थॉट्स के साथ मैं सो गया। नींद खुली तो 1 बज चुके थे। मोनू की ट्रेन यही न्यू दिल्ली स्टेशन से 1:30 पर थी। हमने उसको ट्रेन में बैठाकर विदा किया और कभी वापस न लौट कर आने की प्रेयर की। इसके बाद मैं और अथर्व दोनों ही ऑफिस चले गए। हमने सोचा था कि ऑफिस वाले मैप में बने मार्क्स के बारे में हमसे पूछेंगे, पर यहाँ तो किसी को हमारी कोई परवाह ही नहीं थी। शाम तक हम ऐवे ही ऑफिस में बैठे रहे। ना मनोज कुमार हमसे मिलने आया, ना ही किसी ने कोई काम दिया। हम ऑफिस से निकलकर अपने आप घर आ गए। मैं अपने बाप से कुछ बात करना चाहता था, पर वो शाम 8 बजे ही सो रहे थे। मैं वापस बेड पर बैठा, जूता उतारा तो मुझे अपनी बुक याद आई। मैंने निकाली और लास्ट के 10 पेजेस पढ़ने बैठ गया। मेरा फोन बजा, कोई अननोन नंबर था। मैंने काट दिया और क्लाइमेक्स पूरा करने लगा। आखिरी 2 पेजेस तक आते आते मेरी बुद्धि हरी होने लगी। जब मैंने पढ़कर किताब साइड रखी तो मेरा दिमाग हिल चुका था। मोबाइल फिर बजने लगा। मैंने साइलेंट किया और जैसे खुद से ही बोला, मुझे सुहानी चाहिए, मुझे हर हाल में सुहानी से शादी करनी है। फोन फिर बजा तो मैंने इरिटेट होते हुए कॉल उठा लिया और चिल्लाया, क्या है, बार बार काट रहा हो तो समझ नहीं आ रहा है? दूसरी तरफ से मुझे कबीर की धमकी सुनाई दी, काटूंगा तो मैं तुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई श्रेया से अंगूठी लेने की?